नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल सीता हरण। आज इसकी 9वीं किस्त, 9वां हिस्सा, 9th चैप्टर और पार्ट 9। तो सुनिए 9वीं किस्त। सवा 6 फुट ऊंचे और नीली आंखों और सुर्खी महल जर्द बालों वाले डॉक्टर लेस्ली विंसेंट मार्श ने रेस्ट हाउस की बरसाती में पहुंचकर कार रोक ली और एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा कि शायद वो सब्ज रंग की हिलमैन जिसमें वो खूबसूरत लड़की बैठी थी इसी तरफ आती हो। वो कोलंबो के मज़ाफ़ात से लेकर यहाँ तक उसका ताक़ुब करता रहा था। उसका ख्याल था कि शायद वो भी इस रेस्ट हाउस पर आकर ठहर जाएगी, मगर जंगल के दरमियान से गुजरने वाली बल खाती हुई सुरमई सड़क सुनसान पड़ी थी। वो कार से उतरकर बरामदे में आया। बैरे ने नाश्ते की ट्रे उसके सामने लाकर रख दी। उसने स्याह कहवे की एक प्याली ख़त्म करने के बाद टाइपराइटर खोला और मज़मून टाइप करना शुरू कर दिया। जनूबी एशिया में कम्युनिज्म का असर। अपनी किताब का दूसरा बाब उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रिसाले के एडिटर को हार्वर्ड भेजना था और वक्त बहुत कम था। उसे अभी यहाँ से मगरबी बंगाल और केरला भी जाना था। बरामदे में इक्का दुक्का यूरोपियन टूरिस्ट बियर का ग्लास सामने रखे चुपचाप बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बाग में सुर्ख फूल खिले थे। आसमान बहुत शफाफ और नीला था। उसने सामने के पुरसुकून मंजर को देखा, एक गहरा सांस लिया और दोबारा टाइप करने में मसरूफ हो गया। घंटे भर बाद वो एक बार फिर खामोश सुरमई सड़क पर रवां था, जिसके दोनों तरफ रबर के घने झुरमुट थे और इलायची की झाड़ियों पर जर्द तितलियां उड़ रही थीं। क्रोयंगाला में हाथी की शक्ल की एक मुहीब स्याह चट्टान उफक पर नमूदार हुई। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती थी। दूर दूर तक पाम के झुंड हवा में सरसरा रहे थे। एक छोटे से कस्बे के खूबसूरत बाजार में से गुजरते हुए अचानक उसे वो सब कार दोबारा दिखाई दे गई। कुछ देर तक वो आगे आगे जाती रही और एक गांव में फलों की दुकान के सामने रुककर फिर पीछे रह गई। लेस्ली मार्श को खुद ही हंसी आ गई। वो क्या मस्खरापन कर रहा था। अगर उस लड़की ने पीछे पलटकर देख लिया तो यही समझेगी कि कोई दूसरा टूरिस्ट पीछे पीछे आ रहा है, और वाकया भी यही था। गांव के रास्तों के किनारे लगी हुई रंग बिरंगी कागजी चरखियां हवा में तेजी से घूम रही थीं। कहीं कहीं बुद्ध मंदिरों के फाटक पर सफ़ेद झंडे लगे थे, जिससे जाहिर होता था कि वहाँ के पुरोहित का देहांत हो गया है। तारीख जंगलों में पुर्तगाली और दरंदेजी अहद में बने हुए कैथलिक चर्च छुपे खड़े थे। खूबसूरत कॉटेजों की खिड़कियों पर
खूबसूरत कॉटेजों की खिड़कियों में पर्दे लहरा रहे थे। कुछ देर बाद मंजर तब्दील होना शुरू हुआ और जमुरत के रंग की पहाड़ियां हद्दे नज़र तक फैलती चली गईं। पोलो नरवा में पराक्रम समुद्र के किनारे रेस्ट हाउस पर पहुंचकर उसने मुतवक्को निगाहों से चारों तरफ देखा। वो यहाँ भी नहीं थी। कमरे में जाकर उसने मुंह हाथ धोया और लंच का ऑर्डर देने के बाद बाहर आकर शीशे के लाउंज में बैठ गया। लाउंज के तीनों तरफ पराक्रम समुंदर लहरें मार रहा था। अंदर जमीनों पर बड़े बड़े जर्द फूल गुलदानों में जगमगा रहे थे। दरीचों के करीब 3-4 अमेरिकन और यूरोपियन सयाह औरतें कहवा पीते हुए आहिस्ता आहिस्ता बातों में मसरूफ थीं। साए की तरफ मुअद्दबाना चलते हुए सिन्हाली बहरे उनकी खातिर में जुटे थे। डाइनिंग हॉल में टूरिस्ट डिपार्टमेंट की एक लड़की ने मुस्कुराकर उसे नमस्ते किया। पोलो नरवा के खंडर देखने में कितनी देर लगेगी, उसने दरियाफ्त किया। ये इस पर मुनहसर है कि आपको उनसे कितनी दिलचस्पी है। लड़की ने बड़े अखलाक से जवाब दिया, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। ओह, तब तो आपको अनुराधापुरा भी ज़रूर जाना चाहिए। अफसोस है कि इस मर्तबा मैं अनुराधापुरा नहीं जा सकता। आर्कियोलॉजी मेरी हॉबी है, मगर इन दिनों मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू पर किताब लिखने की गरज से यहाँ आया हूँ। तुम किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो तो मुझे कुछ बातें बताओ। उसने खड़े होकर दूसरी कुर्सी मेज़ के करीब खिसकाते हुए कहा, तमिल हो या सिन्हाली? तमिल, मगर मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखती। माफ़ कीजिएगा, मुझे इस वक्त कोलंबो वापस जाना है। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया और नमस्ते करके आगे चली गई। खाना ख़त्म करके वो बाहर आया। बरामदे में श्रीलंका और पोलो नरवा का नक्शा और पराक्रम बाहु अव्वल का फरमान फ्रेम में आवेदन था। बारिश का थोड़ा सा भी पानी इंसान के काम में आए बगैर समुद्र तक न बहना चाहिए। पराक्रम बाहु। उसने जनूबी एशिया में कम्युनिज्म का असर का मसौदा बंद करके पोर्टफोलियो में से दूसरा मसौदा निकाला और नक्शा के सामने सीढ़ियों पर बैठकर जल्दी नोट लेने शुरू किए। ईसा की पैदाइश से 500 साल पहले हिंदुस्तान के प्रिंस विजय ने लंका पर हमला किया। उसके हमराह आए हुए लोग जो मगधी नस्ल के थे सिन्हाली कहलाए और उनकी मुनासबत से ये जजीरा स्नेहल द्वीप कहलाया, यानी शेरों का जजीरा। प्रिंस विजय ने लंका की शहजादी से शादी कर ली थी। लंका के कदीम बाशिंदे प्री द्रविडियन एस्ट्रोलॉइड्स थे। छोटा नागपुर के इलाके से चलकर ये नस्ल मलाया, जावा और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गई थी। लंका में इन लोगों की राजधानी का नाम लंकापुरा था। गालिबन उसी को हिंदुओं की कदीम एपिक रामायण में शुमाली हिंद के आर्यों ने अपनी नस्ली बर्तरी की एहसास की बिना पर स्याह फाम राक्षसों की कौम कहा है। एशिया में नस्ल और रंग का इम्तियाज़, मशरिक़ की कलर बार, इस मसले पर मुझे मज़ीद काम करना पड़ेगा। उसने हाशिए पर लिखा और कैमल सिगरेट जलाकर पराक्रम समुद्र की तरफ
पराक्रम समुद्र की मौजों को देखने लगा। उस कासनी साड़ी वाली लड़की का ख्याल दिमाग से निकाल कर चंद लम्हों के बाद दोबारा लिखना शुरू किया। सीलोन के मौजूदा जंगली कबाइल जो उड़ीसा के जंगली कबाइल से बहुत मुशाबत रखते हैं, वेदा कहलाते हैं और इन्हीं ओरिजिनल बाशिंदों की औलाद हैं। सिन्हाली बादशाह 21 सदियों तक इस जजीरे पर हुक्मरान रहे। अनुराधापुरा उनका दारुसल्तनत था। अशोक का बेटा शहजादा महेंद्र पहला बुद्धिस्ट मिशनरी था जिसने अनुराधापुरा आकर सिन्हाली बादशाह देव नाम प्यातिस्सा को बुद्ध मत में दाखिल किया। बाइबल में जुनूबी लंका के साहिली शहर माफ कीजिएगा बाइबल में जुनूबी लंका के साहिली शहर तार्शिश या गौल का जिक्र है, जहाँ से मलका सबा और सुलेमान के लिए मोर और हीरे एक्सपोर्ट किए जाते थे। 8वीं सदी तक लंका शुमाली हिंद की मौर्य और गुप्ता कल्चर से मुतासर रहा और 9वीं सदी से जुनूबी हिंद के सियासी और तहजीबी हल्के असर में दाखिल हो गया। दरियाए कृष्णा के पश्चिम में उस वक्त चोला और पांड्या और केरल की बादशाहतें कायम थीं। लंका के तख्त के मुख्तलिफ दावेदार अपनी खाना जंगियों के दौरान इन बादशाहों से मदद मांगते थे। 11वीं सदी में चोला लोगों ने अनुराधापुरा की बादशाहत को शिकस्त देकर जजीरे के बेशतर हिस्से को चोला सल्तनत में शामिल कर लिया और पोलो नरवा को अपनी राजधानी बनाया। मगर उसी सदी में सिन्हाली बादशाह पराक्रम बाहु अव्वल ने जुनूबी हिंद के तसल्लुत से आज़ाद होकर दोबारा अपनी सल्तनत कायम की। लंका का पायेतख्त अनुराधापुरा 1300 साल तक आबाद रहा। ये रोम और कर्ताजना और थेब्स से ज़्यादा लंबी मुद्दत है और फिर उसे जंगल खा गया। पोलोनरवा लंका के अजीम तरीन बादशाह पराक्रम बाहु अव्वल के अहद में अपने उरूज पर पहुंच चुका था। उसने शानदार थिएटर हॉल, तस्वीर खाने, स्तूप और मंदिर तामीर करवाए। उसने सारे जजीरे में आब पाशी का ऐसा ज़बरदस्त और हैरत अंगेज़ इंतज़ाम किया कि दूर दराज कश्मीर के फरमा रवा यहाँ से इंजीनियर मंगवाते थे। कोलंबो प्लान उस वक्त ही शुरू हो गया था। लेस्ली मार्श ने दिल में कहा। पराक्रम बाहु ने यह अजीमुशान मसनूई समुंदर तैयार करवाया। लिखते लिखते उसने समुद्र की तरफ देखा, फिर सामने लगे हुए फरमान पर नज़र डाली। बारिश का थोड़ा सा पानी भी इंसान के काम में आए बगैर समुद्र तक न बहना चाहिए। उसके बाद जवाल आया। लेस्ली मार्श ने लिखना जारी रखा और रफ्ता रफ्ता अगली सदियों में पोलोनरवा भी जंगल के बढ़ते हुए सैलाब में डूब गया। अरे यार, माफी चाहता हूँ। उसने घड़ी देखी, अब चलना चाहिए वरना रात तक सिगरिया नहीं पहुंचा जा सकता। किताबें और कागजात समेट कर उसने पोर्टफोलियो में रखे
और रेस्ट हाउस से बाहर निकला। चंद कदम पर पराक्रम बाहू का अजीमुशान मुजस्समा एक नीचे से टीले पर खड़ा था। उस मुजस्समे को सिन्हाली संतराश ने 900 बरस पहले बनाया था। उसके साये में खड़े होकर लेस्ली मार्श ने खुद को बेहद हकीर महसूस किया। मैं कौन हूं? दूर दराज न्यू इंग्लैंड से आया हुआ लेस्ली विंसेंट मार्श, जो इस वक्त वजो में खुद मशरिक को तहजीब सिखाने निकला है, जो समझता है कि मशरिक के सारे दुखों का इलाज सिर्फ उसके पास है। मशरिक को अपने दुखों का खुद ही मदावा करने का कोई हक हासिल नहीं है। मुजस्समे के करीब झबड़े बालों और स्याह रंगत का एक नौजवान वेदा खड़ा दांत निकोस रहा था और गालिबन उससे बख्शिश का तालिब था। उसे ऐसा लगा जैसे ये वेदा उन कदीम जंगलों, उन सरसब्ज पहाड़ों, उस लहरें मारती नीली झील, उस संगे सुर्ख के मुहीब मुजस्समी की रूह है जो आज की मुतमद्दन दुनिया के तारीख लाशऊर में से दफतन नमूदार होकर उसका मजाक उड़ा रही है। कैमरा संभाल कर वो टीलों पर से उतरता साएं साएं करते ऊंचे दरख्तों के जंगल में दाखिल हुआ, जहां संगे सुर्ख के खंडर चारों तरफ दूर दूर तक बिखरे हुए थे। मुनक्कश सुतूनों वाले पॉपलिन के मून स्टोन पर बैठकर वो अपना कैमरा फोकस कर रहा था जब उसे अचानक वो नजर आ गई। वो दूसरी तरफ सीढ़ियां उतरकर पराक्रम बाहू के 50 कमरों वाले महल की तरफ जा रही थी। वो फौरन उसके पीछे पीछे हो लिया। घास पर बिखरी हुई जर्द पत्तियों पर उसके कदम की आहट सुनकर वो पीछे मुड़ी। हाय, लेस्ली मार्श ने मुस्कुराकर कहा। हाय, जवाबन वो भी मुस्कुराई। वो उसके साथ साथ चलने लगा। ये इस कदर खूबसूरत जजीरा है कि समझ में नहीं आता क्या किया जाए। उसने बात शुरू की। हाँ, कास्ती साड़ी वाली लड़की ने जवाब दिया। हमारी मुकद्दस किताब रामायण में लिखा है कि सब्ज और सुनहरा लंका इस कदर दिलफरेब था जैसे आकाश पर बाग लगा हो। कितना हसीन तर्ज तामीर है ये। लेस्ली मार्श ने महल को देखते हुए ठिठक कर कहा। मैं जब भी एशिया आता हूँ अपने आप को बेहद हकीर महसूस करता हूँ। तुमने जनूबी हिंद के मंदिर देखे हैं? हाँ। तुम भी हिंदुस्तानी हो ना? हाँ। वो देखो, 7 महल विहार, इसे रानी रूपवती ने बनाया था। मैंने गाइड बुक में देखा है। मेरा नाम डॉक्टर लेस्ली विंसेंट मार्श है। मैं हार्वर्ड से आया हूँ। मैं डॉक्टर मीरचंदानी हूँ। मैंने 1954 तक कोलंबिया में पढ़ा है। मिस मीरचंदानी या मिसेस मीरचंदानी। मीरचंदानी मेरा मेडन नाम है। तुम्हें मालूम है, मैं कोलंबो से लेकर यहाँ तक तुम्हारा ताक़ुब करता आया हूँ। तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हार्वर्ड के लोग तो बहुत संजीदा और माकूलियत पसंद मशहूर हैं। तुम कोलंबिया में इंग्लिश डिपार्टमेंट के डॉक्टर एडवर्ड मार्श को जानती हो? वो मेरा छोटा भाई है। खंडरों के चक्कर लगाते हुए उन्होंने अमेरिका की बातें शुरू कर दी। वो उसी पस मंज़र से निकल कर आया था जिसमें वो खुद इतने अरसे रही थी, जहां उसने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारा था। शायद इसीलिए
उस अजनबी अमेरिकन से उसने एक अजीब सी यगानगत महसूस की। एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी मेरे महबूब मजमून हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। आजकल एक किताब लिखने की गर्ज से यहाँ आया हूँ। तुम भी किताब लिखने आई हो, नहीं तो वो देखो। उसने जल्दी से गाइड बुक खोली। वो रानियों के नहाने के लिए कमल की शक्ल का तालाब। यहाँ लिखा है कि जमीन दोस्त नाली के जरिए पराक्रम समुद्र से पानी लाकर उसमें भरा जाता था। उस सारे में घूमते फिरे। लंका तिलक मंदिर, जीत वन विहार, रानी रूपवती का बनाया हुआ स्तूप, पराक्रम बाहु की मलिका सुभद्रा का बनाया हुआ केरी विहार, जुनूबी हिंद की तर्ज के टूटे फूटे स्वाले, ईंटों से बनाया हुआ बेतहाशा ऊंचा गौतम बुद्ध जो सीधा खड़ा था और जिसे गोथिक वजह के मंदिर की छत गिर चुकी थी, घास पर सुरमई चट्टानों के दरमियान लेटा हुआ गौतम बुद्ध जिसे निर्वाण हासिल हो चुका था और जिसके सिरहाने आनंद हाथ बांधे अपने आका की मौत पर उदास खड़ा था। एक वसीओ अरीज चबूतरे पर पद्मासन में बैठा हुआ गौतम बुद्ध जिसके सामने दरख्तों पर पुजारियों ने अपनी अपनी मुरादें हासिल करने के लिए सफ़ेद कतरनें बांध रखी थीं और जिसके चारों ओर सिन्हाली औरतें आकर सिजदे में गिर रही थीं। मोरों और हाथियों और राजहंसों की रिलीफ वाले नफीस और सुबक मूनस्टोन लेज़ली एक एक चीज़ देखकर बेहाल हुआ जा रहा था। वो देखो, सात महल प्रसाद। लेज़ली ने सामने इशारा किया। उस जमाने में लोग सात मंजिलें तामीर कर लेते थे। कमाल है। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि लंका के महल खुद विश्वकर्मा ने खुदाए दौलत कुबेर के रहने के लिए अपने हाथों से बनाए थे। सीता ने कहा, हैं फिर से कहना। उसने फौरन अपनी नोटबुक निकाली। सीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। और ये भी लिखो, विष्णु ने जादू का शहर बसाया था। उसमें शहजादी विष्णु मोहिनी रहती थी। वो एक चिकित्सा सुतूर पर बैठ गई। लेज़ली ने नोटबुक बंद कर दी। तुम्हें एक बात बताऊं, उसने कहा। हिंदू देवमाला और रामायण की कहानी पढ़कर मैं हमेशा सोचा करता था कि सीता कैसी होगी, और वो तुमने आज देख ली। वो और जोर से हंसी। फजूल। वापसी में उन्हें दूर से रनकूट विहार का अजीमुशान स्तूप नजर आया जिसके वसीओ अरीज गुंबद पर घना जंगल उगाया था। कितनी डरावनी बात है, सीता ने कहा। इंसान जंगल के सामने बेबस रह जाते हैं। हाँ, लेज़ली ने उसे गौर से देखते हुए जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। रेस्ट हाउस के सामने पहुंचकर उसने सीता से कहा, अगर तुम ये नहीं चाहती हो कि मैं दोबारा तुम्हारा ताक़ुब शुरू करूं, तो तुम मेरी कार में आ जाओ और अपने ड्राइवर से कह दो कि हमारे पीछे पीछे आए। सीता ने ऐसा ही किया। पोलो नरवा के खंडर अकब में छोड़कर वो फिर सीधी सड़क पर आ गए। सीता ने सर पीछे डालकर आंखें बंद कर लीं।
पिछले साल वो इरफान के साथ भावलपुर की गर्द आलूद सड़क पर से गुजर रही थी। इरफान इस वक्त कोलंबो में था, जमील भी कोलंबो में था। वो लेस्ली विंसेंट मार्श के साथ सिगरिया जा रही थी। रात हो गई। सावित्री ने कहा था रात हमारे चारों ओर और गहरी होती जाती है। सूरज डूब चुका है। रात के हैवान चारों कून घूम रहे हैं और बड़ी बेरहमी से तंजिया कहकहा लगाते हैं। उनके चलने से पत्तियां खड़खड़ा रही हैं। जुनूब मगरिब से आती हुई गीदड़ों की भयानक चीखें मेरे दिमाग को थर्रा रही हैं। मेरे दिमाग को रात की तारीकी में सिगरिया रेस्ट हाउस पर गहरा सुकूत तारी था। तुम्हारा रिजर्वेशन मौजूद है? लेस्ली ने कार से उतरते हुए पूछा। हाँ। आपका कमरा उस तरफ के विंग में है डॉक्टर मार्श, रेस्ट हाउस के मैनेजर ने सामने आकर कहा। अच्छा, थैंक्स। वो अटैची केस उठाकर लंबे लंबे डग भरता दूसरे बरामदे की सिमत रवाना हो गया। सुबह को जब वो अपने कमरे से निकली तो वो बरामदे में बैठा बड़ी तनदही से टाइप कर रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने सर उठाकर कहा। गुड मॉर्निंग टू यू प्रोफेसर, सीता ने जवाब दिया और करीब की कुर्सी पर बैठ गई। वो टाइप करने में मसरूफ रहा। क्या लिख रहे हो? लेस्ली ने टाइपशुदा कागजात उसकी तरफ खिसका दिए। जनूबी एशिया पर कम्युनिज्म का असर। सिलोन में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी का ढोंग दूसरे बाब का पहला उन्वान था। वो चंद सफ़ों पर नजर दौड़ाकर कोफ्त के साथ बाहर देखने लगी। तुम्हारी बातों से लगा था कि तुम माकूल किस्म के डेमोक्रेट हो। चंद मिनट बाद उसने कहा। लेस्ली टाइपराइटर बंद करके हंसने लगा। मैंने कल शाम पोलो नरवा में तुमसे बहस करने के बाद तय कर लिया था कि इतने खूबसूरत लम्हात सियासी गुफ्तगू में बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि जब तुम तकरीर शुरू कर देती हो तो दूसरे को कोई और बात नहीं करने देती, और इस तरह बहुत कीमती वक्त ज़ाय होता है। तुम ऐसी हसीन लड़कियों को इंटेलेक्चुअल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके साथ ब्रेकफास्ट की मेज की तरफ चली गई। नाश्ता खत्म करके उसने घड़ी देखी। अब जल्दी से सिगरिया दिखाना चाहिए। क्यों? जल्दी क्या है? लेस्ली ने उसका सिगरेट जलाते हुए कहा। मेरा जी तो चाह रहा है कि एक दो दिन यहीं रहा जाए। मुझे मंगल की सुबह को कोलंबो वापस पहुंचना है। कोलंबो पहुंचने की इतनी जल्दी क्यों है? अंग्रेजों के बसाए हुए उस कॉलोनियल शहर में क्या रखा है? वो मेज पर माचिस की तीलियों से हुरूफ बनाने में मुनहमिक थी। एक बहुत कम उम्र सिन्हाली जोड़ा, जिनके अंदाज से जाहिर होता था कि वहाँ माहे असल दरअसल हनीमून को कहते हैं, वहाँ माहे असल मनाने आया है, अपने कमरे से निकलकर काउंटर पर आया। लड़की कोलंबो ट्रंक कॉल कर रही थी। मम्मा, हम लोग खैरियत से हैं। बहुत अच्छा। खाना? हाँ, खाना बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने ओवल्टीन पिया है। मैं रत्ना को बहुत से पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजूंगी। जॉर्ज से बात कीजिए। कहवा ख़त्म करके लेस्ली उठ खड़ा हुआ। जो तुम्हारी मर्जी, चलो।
सिगरिया दिखाएं। सिगरिया की 600 फीट ऊंची हैबतनाक चट्टान की चोटी पर पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लग गया। हवा बहुत तेज थी और मध्यम धूप नीचे हद नजर तक खेतों पर फैली हुई थी। दूर उफक पर तेज नीली पहाड़ियां नजर आ रही थीं। चोटी पर पहुंचकर चारों तरफ देखते हुए उसने यकलख्त लेस्ली से कहा, एहसास जुर्म सिगरिया की चट्टान की तरह मुहीब और अटल, स्याह और खौफनाक है। तुम बाज दफा ऐसी गंजलक बातें करती हो कि उनके लिए बाज़ाब्ता फुट नोट्स की ज़रूरत महसूस होने लगती है। बताओ, दुनिया की किस लाइब्रेरी में तुम्हारे बातों के इशारे मिल जाएंगे? लेस्ली ने कहा। सीता ने पलकें उठाकर उसे देखा। फुजूल, फुजूल, फुजूल। एक और चट्टान की सतह पार करके वो फ्रेस्कोस की तरफ जाने वाली आईनी सीढ़ी के नीचे पहुंच गए। लेस्ली ने एक कदम मुंडेर पर रखकर ऊपर देखा। अगर वहां से गिर जाए आदमी तो कैसा रहे? उसने हाथ से आंखों पर साया करते हुए फिर चारों तरफ देखा। दफतन उसने मुड़कर सीता से सवाल किया, तुम एहसास जुर्म की क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं। वो मुंडेर पर बैठ गई। मुझे जरूर बताओ, लेस्ली ने जिद की। रात में सिगरिया की कहानी पढ़ रही थी। सीता ने बात टालने के लिए कहना शुरू किया कि 5वीं सदी ईस्वी में धित्तुसेन लंका का राजा था। लेस्ली ने फौरन अपनी नोटबुक निकाली और घुटनों के बल झुककर उसके सामने बैठ गया। उसके 2 बेटे थे। सीता ने हवा के थपेड़े से उड़ते हुए पल्लू को कमर के गिर्द लपेटते हुए कहा, कश्यप और मुगलना। राजा की बेटी की शादी उसके सेनापति से हुई थी। एक रोज राजकुमारी ने अपने बाप से कहा कि उसके शौहर ने उसे कोड़ों से मारा है। धित्तुसेन ने गुस्से में आकर उसकी सास को जिंदा जलवा दिया। सेनापति बादशाह पर खुद हमला नहीं कर सकता था। उसने कश्यप को अपने साथ मिला लिया और कश्यप ने बगावत करने के बाद बाप को जिंदा दफन किया और खुद तख्त पर बैठ गया। मुगल ने जान बचाकर हिंदुस्तान भाग गया, मगर उसके बाद महाराजा कश्यप को एहसास जुर्म ने सताना शुरू कर दिया। उसे यकीन हो गया कि इंतकाम की देवी उसे उसके जुर्म की सजा देगी। लिहाजा उस मुस्तकिल खौफजदा बादशाह ने सिगरिया की उस ऊंची चट्टान पर अपना किला बनाया ताकि दुनिया से महफूज रह सके। इस चट्टान की सतह पर उसने महल, 2 महले, तालाब और हौज बनवाए और यहीं रहने लगा। मगर 18 साल बाद मुंडेर से उठकर उसने फिर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। लेस्ली नोटबुक संभाले साथ साथ सर झुकाए बड़े ध्यान से कहानी सुनता जा रहा था। चलते चलते एक सीढ़ी पर सीता का पैर रपटा। अरे अरे, संभल कर चलो, उसने घबरा कर कहा। हाँ, फिर 18 साल बाद मुगलना फौज लेकर हिंदुस्तान से लौटा और इस चट्टान के नीचे अपने भाई से जंग की और कश्यप ने मैदान जंग में खुदकुशी कर ली।
उसने खतरनाक आईनी जीना चढ़ना शुरू किया और चंद मिनट में ऊपर पहुंच गए। चोटी के बिल्कुल किनारे किनारे गैलरी थी जिस पर अजंता की नकल में फ्रेस्को बने थे। फूल बरसाती हुई अप्सरा। रिप्रोडक्शन इतनी मर्तबा देखा है कि इस वक्त इसे सचमुच में देखकर यकीन नहीं आ रहा है। लेस्ली ने कहा, तुमने अजंता के फ्रेस्को देखे हैं? सीता ने पूछा। नहीं, अब जाकर देखूंगा। जरा सोचो, ये खूबसूरत तस्वीरें हैं किन फनकारों ने कितनी जोखिम में पड़कर बनाई होंगी। अजंता देखने के बाद ये 5-6 छोटी छोटी तस्वीरें हैं, बिल्कुल मसखरापन मालूम होती हैं। मुझे तो बड़ी मायूसी हुई, खामखा इतनी ऊपर चढ़ाई। चलो अब नीचे ग्राफिटी देखें। सीता ने गाइड बुक खोलकर कहा। लेस्ली तस्वीरें देखने में महव था। वो उसके नज़दीक जा खड़ी हुई। तुम्हारी तस्वीर अगर किसी कदीम संगलाख दीवार पर इस तरह बनाई जाती तो कैसी लगती? लेस्ली ने पलटकर उसे गौर से देखते हुए कहा, जाने ये लड़कियां कौन रही होंगी। सीता ने बालों की लट पेशानी पर से हटाकर आहिस्ता से कहा, विजुलता, बिजली की शहजादी, मेघलता, बादलों की शहजादी, अप्सराएं, रंभा, मेनका। फ्रेस्को से आगे बढ़कर वो ग्राफिटी की तवील दीवार के नीचे खड़े हो गए। नीचे शेर के अजीम शान पंजों के दरमियान से निकलकर चंद सैया सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सिनागिरी का हौलनाक साया दूर दूर तक खेतों पर पड़ रहा था। इस दीवार पर सदियों पहले सिगरिया आने वाले सयाहों ने जो कुछ लिखा था उसी तरह महफूज है। सीता ने गाइड बुक खोलकर पढ़ना शुरू किया। इस ग्राफिटी पर, जो शीशे की दीवार कहलाती है, 680 तहरीरें मुनक्कश हैं जिन्हें हमारे आपकी तरह सयाहों ने लिखा होगा। बहुत सी मज़ाहिया नज़में सवाल जवाब की सूरत में है। दोस्त एक जगह लिखा है, इन सुनहरी लड़कियों की तस्वीरें जगह जगह से ख़राब हो गई हैं, कहीं कहीं पे इनका रंग उड़ गया है। क्या आपको ऐसा बाकी है? क्या आपको ऐसा बाकी नहीं जो उनके ज़माने में उनसे प्यार करता था? एक किसी औरत ने लिखा है, सुनो सुनो, हम लड़कियां तुमसे मुखातिब हैं। तुम अहमको, तुम जो सिगरिया आए हो गीत गाने और नज़में लिखने। गीत गाने और नज़में लिखने के अलावा तुमने ये भी सोचा है कि हम औरतें हैं और हमें मदिरा चाहिए। कैनेडी में शातू के दरीचे में से झील नज़र आ रही थी जिसके चारों तरफ पहाड़ियों पर स्वस्थ छतों वाली कोठियाँ पाम के घने झुरमुटों में छुपी खड़ी थी। पहाड़ियों पर बल खाते हुए सायादार ड्राइव्स थे जिनके नाम साबिक बरतानवी गवर्नरों की बीवियों के नाम पर रखे गए थे। लेडी हॉर्टन, लेडी ब्लैक्स, लेडी मैकलम आसमान के मुकाबिल बाइबल रॉक स्तादा थी। शातू का मालिक कोई रोमन कैथलिक बैरिस्टर था जिसका आधा नाम पुर्तगाली, आधा सिन्हाली और आधा तमिल था। निचली मंजिल के ड्राइंग रूम में
अपने फैमिली ग्रुप आवेदा निचली मंजिल के ड्राइंग रूम में अपने फैमिली ग्रुप आवेदा थे। ऊपर खाने के कमरे में बैरिस्टर के किसी पुरखे की रोहनी तस्वीर सजी थी। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था, डॉन फर्नांडीज डी कोस्टा समर सिंगारो ना मुदलियार। कॉलोनियल मशरिक और साम्राज्यी मगरब का यह नाजायज़ इख्तिलात मुझे हांगकांग से लेकर गोवा तक हर जगह देखने को मिलता है। लेस्ली ने नैपकिन उठाकर दरीचे के करीब खाने की मेज़ पर बैठते हुए कहा, तुमने कैंडी के रक्कासाओं का नाच देखा है? सीता ने पूछा। हाँ, मैंने जंग के ज़माने में बर्मा जाते हुए चंद रोज़ के लिए यहाँ ठहरा था। इत्तेफाक से इसी शातू में ठहरा था। फिर वो रुककर किसी सोच में डूब गया। क्या सोच रहे हो? सीता ने सलाद की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए सवाल किया। कुछ नहीं, वो चौंक कर बोला। बर्मा में मैं बुरी तरह जख्मी हुआ था और कई साल तक जंगी कैदी रहा था। मेरे 2 छोटे भाई टोक्यो पर बमबारी करते हुए मारे गए थे। जंग बड़ी खौफनाक चीज़ है हनी, और अब तुमको एक और जंग चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इस खूबसूरत एशिया को कम्युनिज्म से बचाना लाजमी है हनी। सीता ने एक बार फिर खामोशी से खाना शुरू कर दिया। चलो, अच्छे सयाहों की तरह दांत का मंदिर देखें। खाने के बाद उसने ज़रा उकता कर लेस्ली से कहा, कैंडी के मशहूर और मारूफ दांत के मंदिर में शाम की पूजा हो रही थी। उससे मिला हुआ कैंडी के आखिरी बादशाह विक्रम राज सिंह का छोटा सा चौबी महल सुनसान पड़ा था। लेस्ली उसके दीवारों के 24 नक्शो निगार उंगलियों से छूता फिरा। उस बादशाह को 1815 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने शिकस्त देकर लंका पर कब्जा जमा लिया था। सीता को याद आया। उसने कोलंबो म्यूजियम में श्री विक्रम राज सिंह की ईरानी का अतलसी ब्लाउज एक शोकेस में रखा देखा था, जिसके शाने पर खून का मध्यम सा धब्बा था। ब्लाउज के नीचे एक पर्ची पर लिखा था, कैंडी को ताराज करने के बाद राजमहल पर हमला करते हुए बरतानवी सिपाहियों ने महारानी के कानों से जो बालियां नोची थीं, ये उसका खून है। झांसी की लक्ष्मीबाई, लखनऊ की मलका हजरत महल, कैंडी की महारानी। शातो वापस आकर रात का खाना खाने के बाद लेस्ली से मजीद बातें करने के बजाय अब सीधी अपने कमरे में चली गई। वो उससे 3 दिन तक मुतवातिर बातें करते करते उकता गई थी। रात गए तक लेस्ली के कमरे से टाइपराइटर की आवाज़ आया कि शायद वो उस वक्त जनूबी एशिया में कम्युनिज्म के असरात का 3रा बाब लिख रहा था। दूसरे रोज सवेरे वो कैंडी से रवाना हुए। शहर से बाहर महावेली गंगा में हाथी नहा रहे थे। चंद मील के फासले पर सीलोन यूनिवर्सिटी की संगे सुर्ख की खूबसूरत इमारत दूर दूर तक सरसब्ज पहाड़ों में बिखरी हुई थी। सायादार रास्तों पर सूती साड़ियों में मलबूस सांवली सलोनी लड़कियां किताबें उठाए इधर उधर आ जा रही थीं। जाने उन बेचारियों की किस्मतों में क्या क्या लिखा है। कार में लेस्ली के पहलू में बैठे हुए उसने सोचा, वो भी किसी ज़माने में इसी तरह ज़ौक़ और शौक़ से किताबें संभालने पढ़ने जाया करती थी। अब उसकी समझ में आया कि उसकी ससुराल की बड़ी
अब उसकी समझ में आया कि उसके ससुराल की बड़ी बूढ़ियाँ कुंवारी लड़कियों के सलाम के जवाब में अल्लाह नसीबा अच्छा करे क्यों कहा करती थी, और बड़ी खाला, मंझली खाला, छोटी खाला तीनों उसके जवाब में उसे बूढ़ सुहागन बनो और मांग से ठंडी रहो कि दुआएं देती थीं। कैंडी से आगे अचानक ज़्यादा बुलंद पहाड़ शुरू हो गए। पाम के झुंड अब ख़त्म हो रहे थे और उनकी जगह ऊंचे ऊंचे अल्पाइन दरख्तों ने ले ली थी। तीसरे पहर को वो नवारा एलिया के हिल स्टेशन में पहुंच गए। इट शुड बी नेवरा एलिया। तीसरे पहर को वो नेवरा एलिया के हिल स्टेशन पर पहुंच गए। नेवरा एलिया, रोशनियों का शहर, अंग्रेजी कंट्री हाउस की वजह का 2 मंजिला ग्रैंड होटल एक फूलों से लदी हुई पहाड़ी पर इस्तादा था। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो चुकी थी। हवा में पहाड़ी गुलाबों की तेज महक थी। हर तरफ डेजी और कार्नेशन के पौधे लहलहा रहे थे। होटल के अंदर से मध्यम मगरबी मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। ओफो, लेस्ली ने कार से उतरकर हवा को सूंघते हुए कहा, मुझे एकाएक ऐसा मालूम हो रहा है जैसे एशिया के तुंद और तेज शहर से बचकर एक बार फिर अपने महफूज और सर्द मगरब में वापस आ गया हूँ। जितनी देर में सीता अपना सामान संभाल कर बरसाती में उतरी, वो हॉल में जाकर काउंटर पर बैठे हुए क्लर्क से बात करने में मसरूफ हो चुका था। वो भी करीब आकर खड़ी हो गई। क्लर्क ने रजिस्टर खोला और लेस्ली को सवालिया नजरों से देखा। डबल रूम सर? यस, लेस्ली ने जवाब दिया। नाम? मिस्टर एंड मिसेस लेस्ली मार्श। लेस्ली ने जवाब दिया। क्लर्क ने लिख लिया। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं हनी? उसने आहिस्ता से पूछा। वो चुप रही। दूसरी सुबह पहाड़ों पर बहुत गहरा कोहरा छाया हुआ था। धुंध छटी तो सीता हाउस कोट पहनकर दरीचे में गई और सुर्ख फूलों वाला पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। आज का क्या प्रोग्राम है? उसने पलटकर लेस्ली से पूछा। तुम ही बताओ। उसने शेव करते हुए सिंगार मेज के सामने से जवाब दिया। मैं तुम्हारे हाथों में हूं। सीता खिड़की के सर्द शीशे से नाक चिपकाए देर तक बाहर का मंजर देखा कि लेस्ली अब इंतहाई बेसुरी आवाज में जुनूबी प्लांटेशंस लेस्ली अब इंतहाई बेसुरी आवाज़ में जुनूबी प्लांटेशंस का एक उदास नीग्रो नगमा गुनगुना रहा था। बाहर चोटियों पर बादल तैरते फिर रहे थे। दूर पहाड़ों पर आबशार तेजी से गिर रहे थे। नवारा एलिया में ज़मीन 1 फुट तक स्याह है। यहाँ के लोगों का अकीदा है कि सीता को बचाने के लिए यहाँ आकर हनुमान जी ने सारे पहाड़ को आग लगा दी। जब इसे ज़मीन जली हुई है। सीता यहीं खोई गई थी। रावण ने सीता को लाकर इस जगह पर कैद किया था। दोपहर को सीता और लेस्ली पहाड़ों पर घूमते फिरते एक आबशार के किनारे जहाँ पहुँचे। जरा यहाँ रुकना, सीता ने लेस्ली से कहा। आबशार से ज़रा हटकर एक छोटा सा सफ़ेद रंग का मंदिर खड़ा था। वो कार से उतरकर चट्टानें फलांगती मंदिर की सिमत गई।
लेस्ली भी कैमरा संभाल कर पीछे पीछे लपका। मंदिर के नीचे पहाड़ी नदी का शोर मचाता हुआ पानी बह रहा था। अंदर से पुजारी निकला। अमेरिकन टूरिस्ट को देखकर वो बेहद खुश हुआ। आज खुदाए दौलत के दर्शन हो गए। 10 रुपए से क्या कम बख्शिश देगा। ये सीता परमेश्वरी का मंदिर है। बालों का जूड़ा बनाए, सर पर हाथी दांत की कंगी अड़से एक राह चलता सेनाली सीता को बता रहा था, देखिए मैडम, वो जो आबशार के बराबर में छोटी सी सुरंग है, उसके ज़रिए सीता को एला से खाना लाकर पहुंचाया जाता था। रावण यहाँ से 38 मील दूर एला में रहता था। गुड गॉड, सीता जोर से हंसी। लेकिन लेस्ली बड़ी अकीदत से अपनी नोटबुक में लिखता गया, ये सब बातें मेरी किताब में अवामी अकायद के बाब में आएंगी। मैं साबित करूंगा कि तुम्हारी सारी कम्युनिज्म के बावजूद पूरे एशिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लंका हर जगह आवाम की शिद्दत से अपने अपने मज़ाहिब के पाबंद हैं और अपनी मजहबी रवायत में कितना अटल और गहरा यकीन रखते हैं। अब उस बेचारे गरीब सेनाली मजदूर को देखो, ये कितने वसूख से तुम्हें बतला रहा है कि रावण यहाँ से 38 मील दूर एला में रहता था। ये मशरिक़ की लाजवाल ताकत है, यानी ये ताकत है जो तुम्हारी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी या बर्मा के तखरीब पसंद या यहाँ की इश्तराकी और हमसफ़र कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। सीता चट्टान पर झुक गई और उस सुरंग के अंदर झांकने की कोशिश में मसरूफ़ हो गई, जिसके ज़रिए सीता के लिए खाना सप्लाई किया जाता था। लेस्ली ने मंदिर के नीम तारीख कोठरी के अंदर जाकर पुजारी का इंटरव्यू शुरू कर दिया। पुजारी ने उसके माथे पर तिलक लगाया। डॉक्टर लेस्ली मार्श ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सुर्ख और सफ़ेद तिलक लगवाया। माथे पर तिलक लगाए वो बेहद मस्खरा मालूम हुआ। बेचारा बेवकूफ़ अमेरिकन नुआरा एलिया के उस कंट्री हाउस के उस सुर्ख फूलदार पर्दों वाले कमरे में, जिसके बाहर पहाड़ी गुलाब खिले थे और दूर से आबशारों की आवाज़ आती थी, वो 4 दिन तक रहे। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा, अगली किस्त सुनाऊँगा आपको। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।